नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुर्खिम के महत्वपूर्ण सिद्धांत आत्महत्या के बारे में। दुर्खिम की ये तीसरी प्रमुख कृति थी जिसका प्रकाशन उन्होंने 1897 में किया था। यह जो है पद्धति शास्त्र के प्रयोग की स्थापना और प्रामाणिकता होती है, उसकी दृष्टि से इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। इस कृति के प्रकाशन से पूर्व आत्महत्या को एक व्यक्तिगत समस्या माना जाता था, लेकिन दुर्खिम ने इसे सामाजिक समस्या के रूप में पेश किया। दुर्खिम का यह ग्रंथ जो है वो 3 भागों में विभाजित है। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में दुर्खिम ने आत्महत्या की वैज्ञानिक परिभाषा दी है, साथ ही इसकी व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रकृति में भेद किया है। इस कृति के प्रथम भाग में आत्महत्या से संबंधित अन्य सिद्धांत की आलोचना की है। दूसरे अध्याय में आत्महत्या के सामाजिक कारकों को उल्लेख किया है और तीसरे किया है तथा आत्महत्या के प्रकारों को भी बताया है। ठीक है। तीसरे भाग में आत्महत्या के सामाजिक प्रकृति का उल्लेख किया है तथा आत्महत्या को व्यक्तिगत बताने वाले सिद्धांत की आलोचना की है। दुर्खिम ने इसके माध्यम से समाजशास्त्रीय पद्धति जैसे प्रत्यक्षवाद, अवलोकन, वर्गीकरण, विश्लेषण से संबंधित अध्ययन प्रणालियों का सफलतापूर्वक इसमें प्रयोग जो है उन्होंने किया है। ये पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। हमें जो वर्ड हैं वो नज़र आ रहे हैं तो हम अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। अगर सरल भाषा में बात करें तो दुर्खिम कहते हैं कि वो सभी घटनाएं जिसको व्यक्ति स्वयं करता है और उसे पता होता है कि वो उस घटना या उस प्रक्रिया के बाद मरने वाला है, उसे उन्होंने आत्महत्या कहा है। सीधे सीधे उनके शब्द उठाए जाएं तो उन्होंने कहा है कि आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होता है, जिसके भावी परिणाम मृत्यु को वह जानता है और समझता है। ठीक है, ये उन्होंने बताया है। अब उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम आत्महत्या की विशेषता के बारे में जान सकते हैं। तो वो ये है कि ये एक स्वयं की क्रिया होती है, यानी स्वयं द्वारा की जाती है और वो व्यक्ति जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा और वो जानबूझकर करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आत्महत्या के कारण क्या हैं। आत्महत्या के 3 प्रमुख कारण हैं। एक है मनोवैद्यकीय अवस्थाएं और आत्महत्या, दूसरा है मनोजैविक कारक और आत्महत्या, तीसरा है भौगोलिक दशाएं एवं आत्महत्या। देखो, मनोवैद्यकीय अवस्थाओं में जो पहला सब पॉइंट है वो है पागलपन और आत्महत्या। दुर्खिम ने पागलपन को एक ऐसी बीमारी बताया है जो किसी समाज में तुलनात्मक रूप से स्थायी होती है। अलग अलग समाजों में इस रोग की मात्रा भी अलग अलग होती है। पागलपन जो है वो मानसिक अलगाव की स्थिति है। बॉर्डिन जो है वो एक थिंकर है, उन्होंने कहा है कि आत्महत्या को एक विशेष प्रकार का पागलपन माना जा सकता है। कुछ लोग आत्महत्या को आनंद, मतिभ्रम या दीवानगी या बहुत ज़्यादा निराशा या दुखी या शोक में कर लेते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग सम्मोहन, आवेगपूर्ण अवस्था आदि में भी आत्महत्या कर लेते हैं। और अगर हम पागलपन के और अलग रूपों की बात करें तो एक है आत्महत्या उन्माद के रूप में। बार्डी ने आत्महत्या को एक उन्माद कहा है। उनके अनुसार आत्महत्या पागलपन या उन्माद का ही एक विशेष तरीका है जो केवल एक क्रिया से संबंधित होता है और शेष सभी क्रियाओं में आत्महत्या करने वाला सामान्य दिखाई देता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति सब प्रकार से स्वस्थ दिखाई देता है और अपने सभी कार्यों में समान व्यवहार करता है, किंतु उसे गाली देने या चोरी करने या मारपीट करने या शराब पीने में विशेष आनंद प्राप्त होता है वह बिना किसी कारण के ऐसी चीज़ें करता रहता है। ऐसे व्यक्ति को एक विषयोन्माद मिलता है। जैसे किसी विशेष क्रिया को करने में उसे आनंद कहते हैं, तो आनंद होती है, तो उसी को विषयोन्माद कहा गया है। बार्डिन के मतानुसार आत्महत्या भी एक ऐसा ही विशेष उन्माद है जिसमें व्यक्ति अपने आप को समाप्त करने की सोचता है। ठीक है, लेकिन दुर्खिम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि विषयोन्माद जैसा कोई रोग नहीं होता।
एक विषयोन्मादी में अत्यधिक शिथिलता या निराशा के भाव विद्यमान होने से उसके विचार क्रिया में संतुलन समाप्त हो जाता है। यह असंतुलन उसके सारे मस्तिष्क में छाया रहता है, न कि केवल एक भाग में। दूसरा बताते हैं कि उन्माद के परिणाम के रूप में आत्महत्या। इस सिद्धांत के अनुसार आत्महत्या उन्माद का परिणाम है। इस मत के अनुसार आत्महत्या करने वाले व्यक्ति प्रायः पागल होते हैं, उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। दुर्खिम इस मत को भी अस्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि यदि मानसिक अलगाव के कारण ही आत्महत्या होती है तो इसके विभिन्न स्वरूपों के अनुसार आत्महत्याओं का वर्गीकरण किया जाए और देखें कि उनके अतिरिक्त और किसी प्रकार की आत्महत्या नहीं होती हैं। दुर्खिम ने अपने इस बुक में उन्माद से संबंधित जो है 4 प्रकार की आत्महत्याओं का उल्लेख किया है। पहला है उन्मत्त आत्महत्या। इस प्रकार की आत्महत्या जो होती है वो दीवानगी मतिभ्रम की स्थिति में होती है। रोगी किसी काल्पनिक भय, संकट या अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है। जैसे कि मान लो कि अभी हमने केस देखा था कि एक बच्चा था जो मार्केट में गया था, उसके पास लगभग 2000 रुपये थे और उसके 2000 रुपये जब मार्केट में गिर गए, खो गए, तो इस डर से कि उसके पापा या मम्मी उसे मारेंगे उसने आत्महत्या कर ली। तो यहाँ पर यही बताया जाए जैसे काल्पनिक भय या संकट से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है। ठीक है। दूसरा है विषादपूर्ण आत्महत्या। इस प्रकार की आत्महत्या का कारण खिन्नता, दुख, निराशा या शोक होता है। इसमें व्यक्ति को ऐसा मानसिक आघात लगता है जिसके कारण वो अपने मस्तिष्क को संतुलित नहीं रख पाता है, तनाव में आ जाता है और उसे लगता है कि आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। जैसे कि कभी कभी आप जिसे बहुत प्यार करते हैं, अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके साथ में आप भी, या वो व्यक्ति जिसको वो बहुत प्यार करता था वो भी आत्महत्या कर लेता है। उदाहरण के रूप में इसको समझ सकते हैं। तीसरा बताते हैं सम्मोहित आत्महत्या दुर्खिम। इसमें मृत्यु का विचार व्यक्ति के मस्तिष्क पर लगातार छाया रहता है और उसे सम्मोहित करता रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि बार बार व्यक्ति चाहता है कि मैं आत्महत्या करूं। ठीक है। तीसरा है आवेगात्मक आत्महत्या। इसमें अचानक ही व्यक्ति में मृत्यु की इच्छा पैदा होती है और तुरंत ही वह इसकी पूर्ति के लिए आत्महत्या कर बैठता है। जैसे कि कब्र के पास गुजरने से तलवार, चाकू या पिस्तौल वगैरह को देखकर अचानक उसे मरने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो ये सब बताते हैं। लेकिन दुर्खिम ने इन चारों ही उन्माद आत्महत्या, विषादपूर्ण आत्महत्या, सम्मोहित आत्महत्या, आवेगात्मक आत्महत्या, इन सबको नहीं माना है, क्योंकि ऐसी अनेक प्रकार की आत्महत्याएं हैं जो इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती हैं। तो मानते हैं कि ये आत्महत्या का सही कारण नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्नायु दोष आत्महत्या के बारे में। मानसिक वृत्ति की अवस्था को स्नायु दोष कहते हैं। जैसे कि कोई थोड़ा बहुत दिमाग के कम है तो उसे ये स्नायु दोष कहते हैं। जब स्नायु तंत्र पर गहरी चोट लगती है, यानी दिमाग पर, तो बहुत कठोर मानसिक पीड़ा होती है। स्नायु दोष का रोगी जो होता है छोटी छोटी घटनाओं में उत्तेजित हो जाता है और अत्यधिक कष्ट का अनुभव करता है। इस प्रकार सामान्य घटना में भी वह अत्यधिक आनंदित हो जाता है। इस प्रकार छोटी दुख में भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, जिससे वह आवेग में आके आत्महत्या कर लेता है। दूसरा है मद्यपान और आत्महत्या। कुछ लोग मद्यपान को ही आत्महत्या का कारण बताते हैं। मद्यपान को पागलपन का एक रूप माना जा सकता है। शराब पीए हुए व्यक्ति का मस्तिष्क जो होता है वो संतुलित नहीं रहता है, अतः वह आत्महत्या कर लेता है। किंतु दुर्खिम ने फ्रांस में आत्महत्याओं की संख्या तथा मद्यपान के अपराधियों की संख्या के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि इन दोनों में कोई सहसंबंध नहीं है। फ्रांस के जिन प्रदेशों में शराब का अधिक सेवन किया जाता है उन प्रदेशों की तुलना में अन्य प्रदेशों में आत्महत्या की दर अधिक है। ओजिन प्रांत में सबसे कम आत्महत्या होती है, यद्यपि वहाँ शराब पीने वालों की संख्या सबसे अधिक है। जर्मनी के दक्षिण प्रांत में शराब सबसे कम पी जाती है और वहाँ आत्महत्या की दर कम है। इसका कारण वहाँ का कैथोलिक समुदाय के लोग हैं जिनमें आत्महत्या के प्रति झुकाव कम है। उसके बाद हम दूसरे प्रमुख कारण मनोजैविकी कारण की बात करते हैं। इसमें क्या है कि आत्महत्या के असामाजिक कारकों में मानसिक व्याधि के अतिरिक्त कुछ सामान्य मानसिक अवस्थाएं भी हैं। जैसे कि मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक रचना ही ऐसी होती है कि वो आत्महत्या को प्रोत्साहन देता है। विशुद्ध, जैसे कोई विकलांग है, वो उसके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं,
तो वो चाहता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो उसके बारे में यही यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद विशुद्ध मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं और पैतृकता से प्राप्त गुण। इसमें क्या होता है कि अगर कई बार ऐसा देखा है किसी के पिता ने आत्महत्या की है तो उसके बेटे ने भी आत्महत्या की। उसके बाद अगला सब पॉइंट है प्रजाति और आत्महत्या। कई प्रजातियां ऐसी हैं कि उनमें और आत्महत्या के बीच सहसंबंध पाया जाता है। प्रजाति आधुनिक अर्थ में उन व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य लक्षणों से युक्त होते हैं। ये सामान्य लक्षण यौन संबंधों के द्वारा पैतृकता से प्राप्त होते हैं। दुर्खिम ने क्वार्टरफेज, प्रिचर्ड तथा ब्रोका आदि विद्वानों की परिभाषाओं का भी उल्लेख किया है और इसके आधार पर प्रजाति की दो विशेषताएं बताई हैं। पहली है प्रजाति उन व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे से समान होते हैं, तथा दूसरा प्रजाति से संबंधित ये समानताएं पैतृकता पर आधारित होती हैं। डोरखिम कहते हैं कि प्रजाति की ये विशेषताएं राष्ट्रीयता के समानार्थक हैं। वर्तमान में प्रजाति व राष्ट्रीयता समान हैं। कुछ विद्वान प्रजाति लक्षणों से आत्महत्या का कारणात्मक संबंध स्थापित करते हैं, किंतु डोरखिम प्रजाति और आत्महत्या के संबंध को स्वीकार करते हैं। आपने इस सिद्धांत के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया है डोरखिम ने, और कहा कि आत्महत्या की जटिल और विशिष्ट प्रवृत्ति को प्रजाति के समान लक्षणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। कैल्ट प्रजाति के लोग पहले अधिक आत्महत्या करते थे, किंतु अब वह प्रवृत्ति कम हो गई है। तो ये अलग अलग उदाहरण देते हैं कि कैसे यहाँ पर जो भी ये सिद्धांत बताए जा रहे हैं उनके बुक में उन्होंने लिख के उसकी आलोचना की है। अभी अपना सिद्धांत कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा है पैतृकता और आत्महत्या। जैसे कि एक पिता आत्महत्या कर लेता है, उसके बाद उसके बेटे भी आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये इसके उदाहरण के रूप में गाल और एस्क्यूरोल ने बताया कि पेरिस की एक धनी जमींदार ने आत्महत्या की और उसके साथों बच्चों ने भी आत्महत्या की, उदाहरण पेश करते हैं। लेकिन दुर्खिम इसे नहीं मानते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि जो ये है आत्महत्या जो है मानसिक दुर्बलता के कारण नहीं बल्कि सामाजिक दबाव में होती है। उसके बाद आते हैं भौगोलिक दशाएं और आत्महत्या, जो इनका लास्ट सिद्धांत था जो इन्होंने बताया। दूसरे के सिद्धांत की आलोचना की है, उसमें ये लास्ट सिद्धांत है। भौगोलिक दशाएं और आत्महत्या में मॉर्सेली और कुछ अन्य विद्वान जो हैं वो भौगोलिक दशाओं को आत्महत्या को उत्तरदायी मानते हैं। जैसे जलवायु तथा तापमान में संबंध इसमें बताया है कि आत्महत्या को बढ़ावा देती है। दुर्खिम इन सबको नहीं मानते। जैसे जलवायु, अगर आत्महत्या की बात करें, दुर्खिम ने कहा भारत में जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है किसी समय आत्महत्या की दर बहुत ऊंची थी, लेकिन अब नहीं है। इटली में भी उस समय आत्महत्याएं अधिक होती थी जब वहाँ रोमन साम्राज्य स्थापित हो गया था। सन 1870 तक इटली के उत्तरी भाग में, उसके बाद केंद्रीय भाग में और फिर तीसरे भाग में आत्महत्या अधिक होने लगी। इस परिवर्तन के कारण जलवायु में परिवर्तन नहीं वरन वहाँ की सामाजिक संस्कृति दशाओं में परिवर्तन था। तो दुर्खिम अलग अलग तर्क से इन सब चीज़ों को नकारते हैं। अब हम बात करते हैं कि दुर्खिम ने जो है वो आत्महत्या से संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है अहंवादी सिद्धांत। इसको हम इगोइस्टिक सुसाइड कह सकते हैं। इसमें क्या है कि जब व्यक्ति समाज से कटा हुआ महसूस करता है, जब व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण शिथिल हो जाता है तो अतिशय व्यक्तिक की स्थिति में आ जाता है। वो आत्महत्या को जो स्वयं को समाज से ऊंचा मानता है, इसलिए वह समाज से कदम मिलाकर नहीं चलता है और स्वयं में इतना लीन हो जाता है कि सामूहिक भावना का आदर नहीं करता है। इसलिए समूह के अन्य व्यक्ति उसे तिरस्कृत कर देते हैं और फलस्वरूप वह समाज से अभिन्न होकर आत्महत्या कर लेता है। मतलब जब समाज से अत्यधिक कर जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। यह है अहंवादी आत्महत्या। इसमें वो व्यक्ति जो है अपने आप को समाज से ऊपर रखता है। इस क्रम में दुर्खिम कहते हैं कि यदि सामाजिक एकीकरण अधिक होगा तो आत्महत्या कम, और सामाजिक एकीकरण कम होगा तो आत्महत्या ज़्यादा होगी। आज का नियंत्रण व्यक्ति पर कम हो जाता है तो इस स्थिति को दुर्खिम ने अतिशय व्यक्तिक स्थिति कहा है। ठीक है। उसके बाद दुर्खिम कहते हैं कि अहंवादी आत्महत्या का प्रमुख कारण उन सामाजिक समूहों का असंगठन और विघटन है जिनकी व्यक्ति सदस्य होता है। यदि समूह संगठित है तो उसके सदस्यों में एकता के भाव पाए जाएंगे, समूह के नियम तथा आदर्शों का पालन किया जाएगा। इसके विपरीत स्थिति में समूह में असंगठन, बिखराव और विघटन उत्पन्न होगा तो व्यक्ति, जाहिर सी बात है, व्यक्ति पर नियंत्रण समाज का कम हो जाएगा। तो ये बताते हैं। फिर ये दूसरा बताते हैं, उसके पहले कुछ और पॉइंट हैं। जैसे दुर्खिम ने अपने शोध में पाया कि जिन धर्मों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम होती है
आत्महत्या भी वहाँ कम होती है। उसके बाद उन्होंने बताया दुर्खिम के अनुसार शिक्षित लोग ज़्यादा आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनके विश्वास जो हैं वो पढ़ने लिखने के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि असंगठित परिवार ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। संगठित परिवार में क्या है, लोग ज़्यादा रहते हैं, चीज़ें दूसरे बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो लोगों का मन लगा रहता है। असंगठित परिवार में क्या है कि एकाकी परिवार होता है, थोड़ी थोड़ी बातों पर लोग ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो इस वजह से लोग वहाँ ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। और बताया इन्होंने कि विवाहित की तुलना में अविवाहित ज़्यादा आत्महत्या करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एकाकीपन को झेलते हैं। विधिर जो होते हैं यानी जो विधवा होते हैं, जो विवाहित होते हैं उनकी तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं क्योंकि अपने पति या पत्नी के मरने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। विवाहितों में बिना बच्चे वाले ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। दुर्खिम ने आत्महत्या को राजनीतिक दृढ़ता से जोड़ते हुए बोला कि जब दृढ़ता शिथिल हो जाती है तो आत्महत्या ज़्यादा होती है, जैसे रोम साम्राज्य में। दुर्खिम कहते हैं कि राजनीतिक उथल पुथल, आम चुनाव, राजनीतिक जीवन में होने वाली असामान्य घटनाएं, युद्ध और परिवर्तन, राष्ट्रीय संकट आदि के समय आत्महत्या की दर कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि इस समय सामूहिक भावना जागृत होती है और तथा समाज में दृढ़ एकीकरण बनता है जो अहंवादी आत्महत्या रोकता है। दुर्खिम कहते हैं कि राजनीतिक उथल पुथल और संकट जनमानस को उत्तेजित करते हैं। वे सामान्य संकट से अपनी रक्षा करने के लिए अधिक संगठित हो जाते हैं, जिससे आत्महत्याएँ कम होती हैं। उसके बाद दूसरी ये बताते हैं परार्थवादी आत्महत्या, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। इसमें है कि ये अहंवादी के ठीक विपरीत होता है। इसमें सामाजिक नियंत्रण इतना अधिक हो जाता है, व्यक्ति की अपनी कोई महत्व नहीं रह जाता, वो मरना गर्व की बात समझता है। पार्सन्स इसके बारे में लिखते हैं कि परार्थवादी आत्महत्या सामूहिक चेतना के व्यक्ति है, जहाँ समूह के चेतना के स्थान पर व्यक्ति की चेतना का कोई मूल्य नहीं रहता। चूँकि आत्महत्या कर्तव्य समझकर की जाती है, दुर्खिम इसे परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। ठीक है। इसमें इन्होंने 3 प्रकार बताया: कर्तव्य प्रधान, वैकल्पिक, उग्र परार्थवादी। कर्तव्य प्रधान में क्या होता है, व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर आत्महत्या करता है। ठीक है। दूसरे प्रकार में क्या है कि सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए वो आत्महत्या करता है। अगर वो चाहे तो ना भी करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो उसके ऊपर रहता है नहीं, उसे एक विकल्प दिया जाता है। तीसरे प्रकार की आत्महत्या में समाज की शक्ति के सम्मुख वो जो है स्वामित्वहीन व मूल्यहीन हो जाता है। ठीक है। और वो आत्महत्या कर लेता है। ये 3 प्रकार इन्होंने बताए। परार्थवादी आत्महत्या को दुर्खिम ने सैनिक से जोड़ा है। सैनिक से क्यों? क्योंकि सैनिक के लिए जो होता है उसके जो सुपीरियर का आदेश होता है उसके लिए सर्वोपरि होता है, वो उनके लिए जान भी दे सकता है और जान देना वहाँ पर गर्व की बात समझी जाती है, इसलिए इसे उन्होंने सैनिक से जोड़ा है। अब हम परार्थवादी आत्महत्या में और अहंवादी आत्महत्या में अंतर समझते हैं। परार्थवादी आत्महत्या जो होती है वो लगाव के कारण होता है, अहंवादी आत्महत्या अलगाव के कारण होता है। अहंवादी बाध्य नहीं है, परार्थवादी बाध्य होती है प्रकृति में। अहंवादी जो है इसमें इस वजह से व्यक्ति दुखी रहता है कि वो समझता है कि उससे बड़ा कुछ नहीं है, जबकि परार्थवादी में व्यक्ति इस भावना से प्रेरित रहता है कि समाज उसके लिए सब कुछ है। फिर आता है आदर्शहीन आत्महत्या। इसमें है कि जब समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें व्यक्ति या तो बहुत खुश हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है और अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, आत्महत्या कर लेता है। ऐसी घटनाओं को दुर्खिम ने अनोमी कहा है। जैसे आर्थिक संकट अगर आ गया तो व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया तो व्यक्ति गम से खुदकुशी कर लेता है। कई लोग इस भाव से खुदकुशी कर लेते हैं कि मरने के बाद उन्हें भगवान की प्राप्ति होगी। जैसे कि आपने बुराड़ी कांड सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आप देखिए, बुराड़ी मर्डर केस, वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही आत्महत्या की गई थी। 12-13 लोगों ने, एक ही परिवार के थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर हम घातक आत्महत्या के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है नियम, समाज के नियम आदि से इतना तंग आ चुका होता है कि उसके पास ये चारा नहीं होता है कि वो कुछ करे, मजबूरी में आत्महत्या कर लेता है। मैं छोटे छोटे उदाहरण आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आप अपनी भाषा में नोट्स को बनाएं
तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि जो चीज़ें अपनी भाषा में लिखी जाती है उसको हम याद भी अच्छे से कर पाते हैं। और अगर हम किताबी भाषा पढ़ेंगे तो बहुत कठिन होती है, ना तो आप उनको याद कर पाएंगे ना तो उनको समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आत्महत्या के व्यक्तिगत स्वरूप क्या है। जैसे आमवादी आत्महत्या के व्यक्तिगत स्वरूप क्या है। इस प्रकार की आत्महत्या को विशेषता उदासीनता, निराशा, पूर्ण पृथकता और अत्यधिक व्यक्तिगत है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने व्यवसाय, समूह, श्रम या पारिवारिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाता है। उदासीनता या दुख के कारण ही नहीं, वो व्यक्ति मस्ती और खुद से भी आत्महत्या कर सकता है। इसे दुर्खिम ने एपिक्यूरियन आत्महत्या कहा है। उसके बाद परावर्त आत्महत्या के व्यक्तिगत स्वरूप की चर्चा करें तो स्वाभिमान की रक्षा के लिए या अपने साहस को सिद्ध करने के लिए सैनिक आत्म बलिदान कर लेता है, ये भी एक व्यक्तिगत आत्महत्या है। फिर आदर्शहीन आत्महत्या के व्यक्तिगत स्वरूप की चर्चा करें तो इनमें न तो उत्साह का तत्व होता है और न ही उदासीनता का, यह तो क्रोध और चिड़चिड़ाहट का रिजल्ट होता है। दूसरों को मारकर खुद मर जाना है। आपने तो सुना होगा कि बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को गोली मारी, उसके बाद उसने खुद को भी गोली मारी। उसके बाद आत्महत्या की विधियां क्या क्या हैं, तो उसमें आता है आपका फांसी लगाना, पानी में डूब के मरना, गोली मार लेना, विशेष स्थान से कूद जाना, जहर खा लेना, सांस घोट लेना। ये तो पुराने ट्रिक है। नए ट्रिक में ट्रेन के आगे आ जाना, बस के आगे आ जाना, और भी बहुत सारी है। किम ने इस पुस्तक के अंतिम खंड में आत्महत्या की व्याख्या एक सामाजिक घटना के रूप में की है। उनके अनुसार आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। यह सामाजिक परिस्थिति की देन है, जिसकी दर निर्धारित सामाजिक कारकों के द्वारा होता है, न कि भौगोलिक कारकों द्वारा, न कि मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा। अंततः इसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या की जानी चाहिए। समाज की नैतिक संरचना आत्महत्याओं की दर निर्धारित करती है। सामूहिक दबाव ही व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। वे संदर्भ में टाटे के अनुकरण के सिद्धांत को भी अस्वीकार करते हैं। वे आत्महत्या की प्रेरक शक्ति सामूहिक चेतना को ही मानते हैं, व्यक्तिगत चेतना से जो भिन्न होती है। अब है कि आत्महत्या का निवारण कैसे हो, तो कठोर नैतिक दंड। अब नैतिक दंड कैसे होते हैं, जैसे मान लो कि ये घोषित कर दिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो आत्महत्या करता है तो उसके जो लाश है उसको ऐसे यूं ही फेंक दिया जाएगा, उस पर उसकी जो क्रियाक्रम नहीं किया जाएगा, तो व्यक्ति डरेगा, ऐसे नहीं करेगा फिर आत्महत्या। एक शिक्षा का प्रचार प्रसार खूब किया जाए। और तलाक, अगर वैवाहिक आत्महत्या को, विदुर आत्महत्या को बंद करना है तो तलाक की छूट बंद कर देनी चाहिए। इच्छाओं जो होती हैं वो किसी व्यक्ति के दुख का सबसे बड़ा कारण होती हैं, तो इनको जो है सीमित किया जाए, व्यक्ति अपनी इच्छा को सीमित करे। दुर्खिम के सिद्धांतों की आलोचना जो है वो चिंतक कहते हैं कि आत्महत्या के जो आंकड़े हैं वो इतनी आसानी से मिलते नहीं, क्योंकि कई आंकड़े तो जो है दर्ज भी नहीं होते हैं, तो ये आंकड़े सही नहीं हैं। जिलबुर्ग और स्टेनमेंटज ने कहा है कि आदिम मानव में आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक होती है। उन्होंने कुछ शोध किया तो उन्होंने कहा कि इसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक होती है, तो दुर्खिम यहाँ गलत है। व्यक्तिगत कारणों की अवहेलना की है, जबकि मनोवैज्ञानिक कारणों की अवहेलना की है। समूहवाद को सिद्ध करने का भरसक प्रयास किया है, तो ये सब उनकी आलोचनाएं हैं। इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद हम कह सकते हैं कि दुर्खिम ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, प्लस उनकी जो विधि है बहुत अच्छी है। देखिए क्या है, जैसे ही दुर्खिम के सारे चैप्टर खत्म होंगे हम इनके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्वेश्चन लिखना कैसे है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, लोगों को शेयर करिए। जिनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, जो सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, उनको शेयर करिए, उनके तक पहुँचाइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। अब अगली क्लास कल फिर से आएगी। कल क्लास इस वजह से नहीं आ पाई क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था बहुत ज़्यादा। और अब ऐसा कभी नहीं होगा कि क्लास ना आए। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।